आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। रीड उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई उतार चढ़ावों से गुजरते हैं और कई तरह के सेहत से जुड़े मसाइल हमें दरपेश आते हैं। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, तो ख़राब लाइफस्टाइल हो सकती है या ख़राब ग़िज़ा हो सकती है, और कभी कभी कुछ ऐसे अमराज भी होते हैं जिनकी उम्मीद भी हमने नहीं की होती है, और अगर वो हमें घेर लेते हैं तो रोज़मर्रा के जो काम हैं वो भी अंजाम देने जो है मुश्किल हो जाते हैं। इसी सिलसिले में आजकल मोस्ट कॉमन स्पाइनल एलिमेंट है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क जिसे अक्सर लोग समझ भी नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद हमारी कमर में दर्द है या हमारी टांग में दर्द हो रहा है या सुनपन महसूस हो रहा है, और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। घर में ही किसी तरीके का मलहम है, कोई तेल है या पेन किलर खा लेते हैं या कोई बेल्ट लगा लेते हैं और सोचते हैं कि शायद सही हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दर्द की शिद्दत में भी इजाफा होने लगता है और ना लेटे बनता है, ना बैठे बनता है, ना कोई काम करते ही बनता है। तो जनाब, इसकी तरफ जो है ये लापरवाही बरतना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये स्पाइनल से जुड़ा कोई मर्ज हो सकता है, यानी कि स्लिप डिस्क भी हो सकती है। तो आज हेलो डॉक्टर का हमारा ये बेहद खास मौजू है जिस पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक्सपर्ट्स के एक खास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। नाजरीन, ये स्लिप डिस्क क्यों होती है और आजकल ये जो मुद्दा कह लें ये इतना ज़्यादा क्यों पेश आ रहा है, ये मर्ज लोगों को इतना क्यों दरपेश आ रहा है लोगों के सामने, इसकी क्या वजूहात हैं, इन सभी पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे। और हम ये चाहते हैं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे लाइव जुड़िए, हमसे लाइव राब्ता कायम कीजिए। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और करवाएं अपने डॉक्टर से। खास पैनल जो है हमारे डॉक्टर्स का, उनसे आपका तारुफ। इससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम तिब्बी मसले पर बात करेंगे। स्लिप डिस्क एक आम मगर पेचीदा मसला है। क्या ये मसला आपकी जिंदगी को भी मुतासिर कर रहा है? ये बीमारी आमतौर पर कमर या गर्दन में होती है और बहुत सी मुश्किलात का सबब बन सकती है। जब रीढ़ की हड्डी के दरमियान मौजूद जेल नुमा मवाद अपनी जगह से खिसक जाता है, ये दबाव आसाब पर पड़ता है, जिससे शदीद दर्द और बेचैनी महसूस होती है। स्लिप डिस्क की सबसे बड़ी वजह गलत पोस्चर है। वजन उठाने के गलत तरीके, मुसलसल एक ही हालत में बैठे रहना, जिस्मानी कमजोरी या बढ़ती उम्र भी इस मसले को बढ़ा सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में चंद आसान इक़दामात के जरिए आप अपनी कमर को सेहतमंद रख सकते हैं। सही बैठने का तरीका अपनाएं, ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठें और हल्की फुल्की वर्जिश को मामूल बनाएं। वजन को कंट्रोल में रखें, सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे। ये छोटे इक़दामात आपको बड़ी तकालीफ से बचा सकते हैं। अब अस्पतालों में जदीद MRI और CT स्कैन के जरिए तशखीस मुमकिन है। माहिर न्यूरोसर्जन्स और फिजियोथेरेपिस्ट के ताउन से बेहतरीन इलाज फराहम किया जा रहा है। फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ और अगर जरूरी हो तो सर्जरी के महफूज तरीके भी दस्तयाब हैं। स्लिप डिस्क का मसला जिंदगी को मुतासिर कर सकता है, लेकिन अगर बर वक्त इलाज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए तो ये मसला काबिल इलाज है। सेहतमंद जिंदगी के लिए अपना ख्याल रखें और किसी भी तकलीफ की सूरत में माहिर डॉक्टर से रुजू करें। जदीद दौर में बेहद आम लेकिन पेचीदा मसला स्लिप डिस्क, जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा, फरहान की ख़राब तर्ज ज़िंदगी, खान पान या ज़्यादा देर तक बैठने का काम करना या गलत पोस्चर अपनाना, चाहे सोना चाहे उठना या घर के काम करना या वज़न उठाने से भी स्लिप डिस्क हो सकती है और इसके कितने ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि कुदरत ने हमें बेशुमार नियामतों से नवाजा है। हमारा जो भी जिस्म है वो कुदरत की दी हुई यकीनन बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को और तरह तरह से किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी ना सोने का वक्त है, ना उठने का वक्त है, एक्सरसाइज ज़िंदगी में है नहीं, ढंग का खाना पीना है नहीं। इसका क्या नतीजा होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब स्लिप डिस्क की यहाँ पर बात हो रही है कि क्या रीढ़ की हड्डी जो है ये हमारी कुदरत का बहुत बड़ा इनाम नहीं है। अगर आपके
कमर में दर्द हो रहा है, आप सोकर उठ रहे हैं तब आपको दर्द महसूस हो रहा है, या आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको दर्द महसूस हो रहा है, किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो आपको समझना चाहिए कहीं ना कहीं आप रीढ़ की हड्डी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। चाहे वो एक्सरसाइज की कमी है, चाहे खाने की कमी है, या फिर वो सारी चीज़ें जो एक्सपर्ट अक्सर बताते हैं, यानी कि तर्ज ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खलल डल चुका है। तो आज इस खास मौजू पर जो बात करने के लिए एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका सबसे पहले हम उनसे तारुफ करा देते हैं। यहाँ पर जो इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर राहुल खरे। डॉक्टर राहुल खरे एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ जो दूसरे डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो खुद तो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं ही, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, साथ में उनके अंदर एक मरीजों को ठीक करने का बहुत अच्छा जज्बा भी है। वो हर मरीज को दिल से इलाज करते हैं, मोहब्बत से इलाज करते हैं, और साथ ये एक निजी हमदर्दी उसके साथ रखते हैं। वो हैं डॉक्टर पी शरद चंद्रा, जो कि सीनियर न्यूरोसर्जन हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर अजद महमूद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ट्रॉमा सेंटर एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए। यहाँ पर पहला सवाल जो है वो यकीनन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ जो है उसके डिस्क की, स्लिप डिस्क जो हो जाती है, परेशानी, दर्द हो जाता है कमर में, तरह तरह से अलामात हमें महसूस होते हैं। तो डॉक्टर राहुल खरे, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूं कि ये स्लिप डिस्क है क्या, किस तरह से किसी भी इंसान को ये महसूस होती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो एक्सपर्ट के पास, उस एक्सपर्ट के पास जाता है जो इसका एक्सपर्ट है, तब जाके उसको पता चलता है उसकी जो स्लिप डिस्क की परेशानी में वो घिर चुका है। तो आप बताइए स्लिप डिस्क क्या है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डिस्क क्या होती है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो ऊपर हमारी खोपड़ी से लेकर शुरू होती हैं और नीचे टेल बोन तक जाती हैं। तो ये 33 हड्डियाँ होती हैं जो कि एक के ऊपर एक होती हैं। इन हर 2 हड्डियों के बीच में एक मुलायम गद्दी होती है जो कि भगवान ने बनाया हुआ है टू एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। नहीं तो 2 हड्डियाँ आपस में टकराएंगी, तो इसलिए वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, उसको हम डिस्क बोलते हैं जी। और स्लिप डिस्क का मतलब है कि अगर वो डिस्क किसी भी वजह से अगर दब जाए, पिचक जाए और वो बाहर निकल आए तो वो स्लिप डिस्क हो जाती है। उसके कई स्टेजेस होते हैं, धीरे धीरे करके निकलती है और कई कारण भी होते हैं। तो जब भी वो अपनी जगह से निकल जाती है, बाहर आ जाती है पिचक कर, और नसों पे दबाव डाल भी सकती, नहीं भी डाल सकती है, तो उस कंडीशन को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। उस कंडीशन को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। लेकिन क्या हर कमर का दर्द, हर तरह की जो कमर में बेचैनी है, सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो स्लिप डिस्क की है या फिर कुछ और भी मर्ज हो सकता है? डॉक्टर राहुल खरे। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कमर दर्द के तो बहुत सारे कारण होते हैं, बचपन से लेकर, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कमर का दर्द का एहसास दे सकती हैं, कमर का दर्द हो सकता है। उसमें स्लिप डिस्क एक कारण है जिसकी हम आज चर्चा एक और बड़ा कारण। जी हाँ जी। उसके अलावा फ्रैक्चर हो सकते हैं, कई बीमारियां होती हैं जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्फेक्शंस होती हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी रीढ़ की हड्डियों की काफ़ी कॉमन होती है, और बुढ़ापे में भी जाकर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, या स्पॉन्डिलोसिस वगैरह हो सकती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से कमर दर्द हो सकता है। और सबसे आम जो आजकल है वो हमारा यंग लोगों में खासकर जो है लंबे समय तक जो बैठकर ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिनकी मांसपेशियां मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। पोस्चर गलत होने की वजह से, लंबे समय तक काम करने की वजह से कमर दर्द हो जाता है। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड कर दीजिए प्लीज़, कि अगर किसी भी इंसान को कमर में दर्द महसूस हो रहा है तो उसके लिए आपकी किस तरह की एडवाइस रहेगी यहाँ पर? देखिए, अगर हल्का फुल्का कमर दर्द है, कभी कभार हो रहा है, एक आध दिन हुआ तो आप इग्नोर कर सकते हैं या कोई दवा खा सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक दर्द चल रहा है और वो झुकने से ज़्यादा बढ़ रहा है, कितने लंबे समय से, कितने वक्त? मैं तो कहूँगा 10-15 दिन से ज़्यादा अगर चल रहा है, 2 हफ्ते हम लगा लेते हैं। हाँ, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और स्पेसिफिक सिम्टम्स अगर हों, किसी को बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, खांसी आ रही है, रात में ज़्यादा दर्द होता है, कुछ बीमारियों में सुबह सोकर उठते हैं
तो ज़्यादा कमर का दर्द होता जी। है, ऐसी टिपिकल चीज़ें अगर सिम्टम्स आ रहे हों जी। तो ज़रूर डॉक्टर को मिलना चाहिए। यानी कि वहाँ पर बिल्कुल नज़रअंदाज करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अगर किसी भी तरह से काफ़ी समय से, काफ़ी वक्त से आपके दर्द हो रहा है, 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, जैसे डॉक्टर राहुल खरे साहब ने, कि यहाँ पर 2 हफ्ते तक अगर दर्द है, परेशानी है, तो उसे नज़रअंदाज ना कीजिए, फ़ौरन अच्छे एक्सपर्ट्स के पास जाइए और दिखाइए कि उसमें परेशानी क्या है। जी, जैसे कि अभी हमने जाना कि डॉक्टर राहुल खरे ने हमें बताया कि स्लिप डिस्क आखिर होती क्या है। अब हम डॉक्टर सर आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी ये देखा कि क्या इसकी वजूहात हैं, ज़्यादा देर तक बैठना या फिर झुक के काम करना, कोई वज़न उठा लेना, इस तरीके के लॉन्ग ड्राइव, ज़्यादा तक ड्राइविंग कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ और हम आपसे वजूहात जानना चाहेंगे कि मोटापा भी इसकी एक ख़ास वजह है और उसके साथ ही मस्कुलर वीकनेस भी कहीं ना कहीं इसकी वजह है, तो इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, आप जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, हमारे पास 33 हड्डियाँ हैं ऊपर से नीचे तक, जिसको हम स्पाइनल कॉलम बोलते हैं, और हर एक हड्डी के बीच में एक शॉक ऑब्जर्वर है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं है, इसके चारों ओर बहुत सारे स्ट्रक्चरल अप्लायंसेस हैं, जैसे कि लिगामेंट्स हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं, वो सारा कुछ आप देख रहे हैं पूरा स्पाइन को सपोर्ट करके रखती हैं जी। तो जब भी स्पाइन फेलियर होता है, जिसका डिस्क भी एक सिम्टम है, तो बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम है बैक एक। तो जब आपका बैक पेन होता है, ये आपका स्पाइन का कहने का एक तरीका है कि आप मेरी देखभाल ठीक से नहीं कर रही हैं, आप कृपया मेरी देखभाल अच्छी तरह करें। जिसका मतलब है या तो आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, ठीक से आपका वेट गेन जो है ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, आप अपना बोन हेल्थ ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन पदार्थ नहीं ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी बोन हेल्थ कम हो सकती है। अगर विटामिन डी कम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया, फिर भी स्पाइन हेल्थ आपका कम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। लगभग अगर आज के डेट में देखें तो अगर देखेंगे इसको, जब इसमें स्लिप डिस्क होता है या कुछ भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है स्पाइन में, इसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ या डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ द स्पाइन। इसका मतलब कुछ नहीं है, ये सुनने में थोड़ा भयानक लगता है, लेकिन इसका मतलब लगभग यही है कि स्पाइन जो है उसमें एजिंग हो रही है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करीबन 70, 75, 80 ईयर्स में हो, लेकिन आजकल ये एक शिफ्ट टू लेफ्ट हो रहा है। इसका मतलब लोगों को 40, 50 ईयर्स, इवन 30, 20 ईयर्स में भी स्पाइन की प्रॉब्लम्स आ रही है। और ये इस वजह से आती है क्योंकि हम स्पाइन हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। जी। स्पाइन हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं? कार्डियो एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, झुकना नहीं है, वजन इनअप्रोप्रिएटली नहीं हटाना है, ओबिसिटी नहीं होनी चाहिए। ओबिसिटी इसलिए नहीं होनी चाहिए, देखिए, क्योंकि ये स्पाइन है जी। अगर यहाँ पे 4 गुना भी ज़्यादा बढ़ता है तो स्पाइन के ऊपर 4 टाइम्स द वेट पड़ता है। क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनइक्वल है, तो जो भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आपकी बोन हेल्थ ठीक नहीं है, विटामिन डी डिफिशियंसी है, अगर आप ठीक तरह न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो ये सारा चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका एक ओवरऑल स्पाइन हेल्थ में प्रॉब्लम आ सके। जी। इसको थोड़ा सा आप जो लेकर आएंगे स्ट्रक्चर, एक डेमो आप दिखा रहे हैं, ये और क्लियरली हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन इसे समझें, तो इसको आप अच्छे से और समझाएं कि कैसे डिस्क स्लिप हो जाती है, कहाँ से क्या चीज़ अच्छे से आप इसे समझा सकते हैं इसके ज़रिए। जी। ये एक मॉडल है जिसमें ये सर है, सर यहाँ पे रहता है, सर हमने दिखाया नहीं, कटा हुआ है जी। ये नीचे का हिस्सा है जहाँ पे पाँव जुड़ते हैं, इसको हम पेल्विस बोलते हैं। तो हमारे पास अलग अलग रीजन के लिए डिफरेंट वर्टेब्रा है, इसको हम सर्वाइकल वर्टेब्रा बोलते हैं या गर्दन की रीढ़ की हड्डी। फिर आते हैं थोरैसिक वर्टेब्रा, जो छाती में जो होता है, इसमें 12 हड्डियाँ होती है। सर्वाइकल या गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं जी। फिर नीचे लंबार स्पाइन में करीबन 5 हड्डियाँ होती है। फिर जाके कॉक्सिक्स जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, उसमें फ्यूज़ होता है, 4 या 5 हड्डियाँ एक साथ जुड़े हुए होते हैं जी। तो आप देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, हर एक हड्डी के बीच में एक शॉक ऑब्जर्वर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं जी। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, जो इस रीढ़ की हड्डी में एक छेद होता है जिसके अंदर से जाता है, और यहाँ से नसें निकलती है जो हर एक सब बॉडी को सप्लाई करती है। जो भी बॉडी है हर एक, इसको हम नस बोलते हैं। तो जब डिस्क की दबाव होती है, इनिशियली जब डिस्क फेल होता है या डिस्क थोड़ा बहुत प्रेशर करने लगता है या अनइक्वल प्रेशर हो जाता है, अब डिस्क में जो 2 पार्ट्स होती हैं, बाहर का हिस्से को हम मेडिकल लैंग्वेज में एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, मतलब ये काफ़ी स्ट्रांग है। बीच में एक बिल्कुल काफ़ी मुलायम चीज़ है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो कभी कभी एनुलस फाइब्रोसिस
फट जाता है और अंदर का हिस्सा जो है बाहर निकल जाता है। जी। इसको हम एक्सट्रूडेड डिस्क बोलते हैं। और ये जब जाके ये नसों के ऊपर दबाव पड़ता है उस समय हमें दर्द होने लगता है। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं नीचे की रीढ़ की हड्डी के लिए जी। या लंबार डिस्क। तो यहाँ जाके जब दबाव पड़ता है नसों के ऊपर तो एक दर्द मरीजों को आती है जो बिल्कुल करंट जैसे होती है, ऊपर से नीचे तक जाती है, या तो पाँव के आगे के हिस्से से जा सकती है, साइड के हिस्से से, या पीछे के हिस्से से। जी। इसको हम बोलते हैं सायाटिका, जो नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं ना, तो लोग कंफ्यूज, हम लोगों को पूछते हैं कि आपको हुआ क्या, वो बोलते हैं हमें सायाटिका हो गया। जी। तो सायाटिका और डिस्क एक जैसा नहीं है। सायाटिका एक सिम्टम है जो डिस्क के वजह से हो सकता है, लेकिन वो और भी कई कारण के वजह से हो सकता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि नस के ऊपर दबाव पड़ती है, और इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, मतलब नस के ऊपर इसका प्रेशर पड़ रहा है। जी जी जी। राइट। बहुत अच्छे से यहाँ पर डॉक्टर शरद चंद्र आपने बताया, सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से बताई, इसके लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पर डॉक्टर असजद आप भी बैठे हैं और आप एक सीनियर डॉक्टर हैं ट्रॉमा सेंटर में, डेली आप बहुत सारे केसेस डील करते हैं। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले कुछ सालों की बात करें तो स्लिप डिस्क की परेशानी क्यों बढ़ती जा रही है? नई जनरेशन इसकी जद में क्यों आती जा रही है? क्या लाइफस्टाइल है या कुछ और कमियां हैं, या एक्सरसाइज की कमी है, या सोने में उठने में उनके जो औकात हैं उनकी कमी है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर असजद? जी बेशक, सुबह से लेकर के शाम तक जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उसी से ये डिसाइड होता है कि ये स्लिप डिस्क और बढ़ेगी या घटेगी या उतनी ही रहेगी। ओके। ये जनरली डिस्क अपनी जगह पे ही रहती है, बट आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग देर तक बैठे रहना, या फिर व्यायाम ना करना, या फिर कोई भारी सामान उठाना, अगर हम जिम जाते हैं या कुछ भारी सामान उठाते हैं तो उसका भी सारा प्रेशर जो है हड्डियों से होते हुए डिस्क पे जाता है, और फिर डिस्क जो है बाहर आने की कोशिश करती है। ओके। और उसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो करने से ये डिस्क जो है बाहर आने का खतरा रहता है। ओके। और ख़ास करके खेल कूद में भी अगर हम बैड पोस्चरिंग करते हैं, या फिर हम लेट के उठने से, या फिर हम तकियों का यूज़ अगर गलत तरीक़ों से करते हैं, तब भी ये डिस्क सर्वाइकल डिस्क निकलने का खतरा रहता है। ओके। आपने यहाँ पर वज़न उठाने की बात की है। अक्सर आदमी घर में ही वज़न उठाता है, बिना वज़न उठाए आदमी की ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि घर के छोटे मोटे काम में भी वज़न सामान ला रहे हैं बाज़ार से। तो क्या वो भी अफेक्ट कर सकती है, या उसका तरीका कोई गलत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो सही तरीका है? क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर असजद? जी, जब भी आप वज़न उठाते हैं तो सारा का सारा भार जो है अपर बॉडी से होते हुए हमारे सर्वाइकल स्पाइन से होते हुए नीचे पैरों तक जाता है। जी। तो हमें ये कोशिश करनी है जब भी आप वज़न उठाते हैं तो आपके पैर उसमें या घुटने ज़्यादा इस्तेमाल हो, ना कि बैक। अगर बैक इस्तेमाल होगा तो सारा का सारा प्रेशर बैक पे ज़्यादा होगा, और उससे डिस्क जो है जल्दी आगे निकलने का खतरा, परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर वज़न उठाने की बात है, क्योंकि वज़न तो उठाना पड़ेगा ही, घर में अगर कोई काम है सामान भी ला सकते हैं आप, या घर से कोई भी चीज़ इधर से उधर भी रख सकते हैं, लेकिन उसे सही से उठाइए उसको, और जो तरीका डॉक्टर साहब ने बताया है उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप परेशानी से बच सकें। जी। डॉक्टर शरद, आपकी ही तरफ एक बार और आना चाहूँगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि स्लिप डिस्क का जो मसला है, अगर किसी को ये इल्म हो गया है कि उसे स्लिप डिस्क हो गई है शुरू में ही, तो क्या बगैर डॉक्टर की तरफ रुजू किए घर में ही सही वर्जिश के साथ और सही खान पान के साथ अर्ली स्टेज में इसको क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जब हम स्लिप डिस्क सुनते हैं ना, लोग घबरा जाते हैं। ये ऐसा ही है कि हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक हो गया तो हम जैसे स्लिप डिस्क हो गया सुनते हैं, भगवान ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सब गलत धारणाएं हैं। स्लिप डिस्क एक अम्ब्रेला टर्म है। इसका मतलब इसका एक स्पेक्ट्रम होता है जी। इसका बहुत माइल्ड होता है। 70, 80, 90% माइल्ड होता है। अगर आप एक किसी इंसान को, अगर वो 60 ईयर्स 70 ईयर्स हो गए, आपने एक MRI किया, आपको बहुत सारे स्लिप डिस्क मिलेंगे, मिनिमल मिलते हैं। ये एक डिजनरेटिव, मतलब ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। सिमिलरली उस एक्सट्रीम में हम बोलते हैं एक्सट्रूडेड डिस्क, जहाँ पे मतलब स्लिप डिस्क बहुत ही सिवियरली हो गया, जो एक सर्जिकल इमरजेंसी है। तो 70-80% जो है स्पेक्ट्रम वो मेडिकल ट्रीटमेंट के तरफ ही जाता है। तो अभी एक स्टडी हुआ है कई सालों के पहले वेस्ट में, वो तो बहुत हाईली साइटेड स्टडी है, जिसमें उन्होंने देखा है कि कुछ मरीजों का उन्होंने ऑपरेशन किया और कुछ मरीजों का उन्होंने सिर्फ फिजियोथेरेपी दिया, और उन्होंने देखा है कि 1 साल के बाद आउटकम लगभग उतना ही था जी। तो ये था कि अगर ऑपरेशन किया तो आपका पेन थोड़ा जल्दी से ठीक हो गया, लेकिन अल्टीमेट आउटकम लगभग वही था।
जी। तो सबको समझना ये ज़रूरी है कि जब हम स्लिप डिस्क सोचते हैं तो मेन गोल का जो ट्रीटमेंट है ये है फिजियोथेरेपी, एंड द फंडामेंटल बेसिस ऑफ फिजियोथेरेपी इज आइसोमेट्रिक बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। जी। मतलब आप सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करेंगे जहाँ पे आपकी जो मसल की कैपेसिटी है, जो बैक में जो मसल्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। आपकी जो वॉकिंग करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे लाइफस्टाइल, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हेल्दी फूड लेना, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना, स्मोकिंग नहीं करना। अगर स्मोकिंग करते हैं तो इसमें बोन हेल्थ काफ़ी ख़राब हो सकता है। सो ये सारा कुछ देखना ज़रूरी है। तो इन सेट ऑफ एडवाइजेस से घर में आप आराम से बहुत सारे 70-80% केसेस को आप अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। जी। राइट। डॉक्टर राहुल खरे, आप जैसे डॉक्टर चंद्रा ने यहाँ पर बताया कि फिजियोथेरेपी का इसमें एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिजियोथेरेपी के ज़रिए मरीज़ को ठीक किया जा सकता है। अब ज़रा सा आप भी इसमें ऐड कीजिए, अपना क्या बताना चाहेंगे कि अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है और आपको लगता है कि ये मरीज़ स्लिप डिस्क का मरीज़ है, इसको परेशानी है, तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं और इस मर्ज़ में कौन कौन से ट्रीटमेंट के तरीक़े इस्तेमाल में किए जाते हैं? जब भी पेशेंट आता है हमारे पास कमर दर्द लेकर और हम उनसे पूछते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, और अगर हमें उससे लगता है कि उन्होंने अभी वज़न उठाया है हाल में ही, या जिम करने के बाद उनको दर्द हुआ है, या उन्होंने झुककर कुछ काम किया है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसका मतलब उनको डिस्क दब गई होगी। अब वो कितनी दबी है, किस लेवल पे दबी है, वो एग्जामिनेशन करके पता चल जाता है। क्या एग्जामिनेशन करने की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, पेशेंट को हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं और कुछ टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि हमें आइडिया हो जाता है कि उनको एमआरआई की जरूरत पड़ेगी या कुछ और। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद अगर किसी को हमें लगता है कि उनकी नस दब रही है, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो फिर एमआरआई कराते हैं। अच्छा। हाँ जी। किसी को सिर्फ कमर का दर्द है, पैरों में दर्द नहीं जा रहा है, जैसे डॉक्टर चंद्र ने बताया सियाटिका वाला जो दर्द होता है, या किसी को पैरों में सुनपन नहीं है, कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस नहीं आई है, तो एमआरआई की ज़रूरत आमतौर से नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने कि एमआरआई की ज़रूरत तब पड़ती है जब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ। उससे पहले भी वैसे डॉक्टर चंद्रा भी बता रहे थे कि 70% तक लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसमें क्या कहना चाहेंगे? और ये बताइएगा, जैसे जिसके फिजियोथेरेपी दी गई और फिजियोथेरेपी के बाद उसको काफ़ी हद तक वो ठीक हो गया, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि सारी ज़िंदगी वो ठीक रहेगा, या कुछ उसको ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? जी हाँ, फिजियोथेरेपी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो पूरा वज़न नीचे तक जा रहा है, ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डियों के ज़रिए। अगर हमारी साइड की जो हमारी मसल्स हैं, पैरास्पाइनल मसल्स हैं, अगर हम उनको एक्सरसाइज करके धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो काफ़ी हद तक कुछ प्रतिशत तो वज़न वो भी शेयर कर लेती हैं मसल्स भी। तो स्पाइन की थोड़ी बहुत ऑफलोडिंग हो जाती है, डिस्क पे जो दबाव पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो आगे और दबने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसके और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े बहुत प्रिकॉशंस इंसान को लेने भी पड़ते हैं जब उनको हम एडवाइस देते हैं कि आगे झुक के काम ना करें। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि जूते बिना लेस के पहनना शुरू कर दें ताकि उनको झुक कर लेस ना बांधनी पड़े, और एक बार उनकी बैक की मसल स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो डेफिनेटली अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले उनको अपनी बैक की मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जब दर्द होता है तो कुछ मसल रिलैक्सेंट्स, पेन किलर्स देते ही हैं। अगर उनको नर्व रिलेटेड पेन हो रहा है, रेडिकुलर पेन हो रहा है, तो कुछ नर्व रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, विटामिन B12 है, और भी कुछ दवाइयाँ हैं वो भी दी जा सकती हैं, जिससे कि उससे उनको आराम मिल जाता है। यानी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी तरह से आप डायग्नोज हो भी जाता है कि यहाँ पर आपके स्लिप डिस्क की परेशानी है, तो वो मर्ज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, और जिन्हें ये परेशानी नहीं है अगर वो एक्सरसाइज का ख्याल रखें, जैसे कि सभी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ज़िंदगी में एक्सरसाइज की बेहद ज़रूरत है। अगर आप एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपका जिस्म आपका पूरा ख्याल रखेगा। जी,
यहाँ एक्सरसाइज की बात हो रही है, वर्जिश की बात हो रही है, तो जी। डॉक्टर शरद आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिम का बड़ा क्रेज़ है आज के नौजवान नस्ल में, और जिमिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वेट लिफ्टिंग ज़्यादा कर ली, वेट ज़्यादा उठा लिया जोश में। पहली बात तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो क्या किन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है? एक तो यही है सवाल। दूसरा ये कि घर में जो ख़वातीन हैं जो गलत पॉस्चर अपना लेती हैं, देर तक सिलाई कर रही हैं बैठकर, या झटके से झुक गई हैं, उठ गई हैं, कोई वज़न उठा लिया है, थोड़ा सा उनके लिए भी आप बताएं कि कैसे घर में एहतियात बरतें ताकि ये मसला पेश ना आए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक तो अनसुपरवाइज्ड जिम एक्सरसाइजिंग या इनअप्रोप्रिएट जिम एक्सरसाइजिंग काफ़ी डेंजरस है। जी। तो लोग जो आजकल के जो नौजवान हैं हर समय देखते हैं कि वो एक सिक्स पैक्स हो जाए, मूवी स्टार्स को देखते हैं वही करना चाहते हैं, फिर जिम में जाके वो करने लगते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करने लगते हैं, फिर वहाँ पे वो हाई प्रोटीन डाइट भी देते हैं। तो ये सारा कुछ अनसुपरवाइज्ड कभी कभी बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि एक नौजवान है जो 17, 18, 19 ईयर्स का है, वो सडनली उसके जोश में आ जाता है कि उसको बहुत सारा एक्सरसाइज करके अच्छा मसल्स डेवलप करना है, जाके वेट लिफ्टिंग करता है, सडनली उसको एक बड़ा सा एक्सट्रूडेड डिस्क हो जाएगा। तो ये बिल्कुल डिस्करेजिंग करना चाहिए। द टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो बहुत अच्छे होते हैं डिस्क के लिए, ये होता है कार्डियो एक्सरसाइजेस। आप वॉकिंग करिए, नॉट ऑन ट्रेडमिल, रेगुलर वॉकिंग। जी जी। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल यहाँ ये उभर कर आता है जो मेरे जहन में आ रहा है कि बहुत सी जो ख़वातीन हैं वो डिलीवरी के वक्त बेसिकली उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है स्पाइन में ही, तो उस वक्त तो वो चल जाता है, लेकिन बाद में बहुत सारी परेशानियाँ पेश आती हैं, दर्द शुरू हो जाता है स्पाइन में। तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या आगे चल के स्लिप डिस्क की भी एक वजह बन सकती है? बिल्कुल, आपने मेरे को 3 प्रश्न पूछे हैं, मैंने पहला प्रश्न का आंसर दे दिया है। दूसरा प्रश्न है कि कौन से टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस अच्छे हैं घर में। जी। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक तो उनको झुक के कोई वेट नहीं उठाना चाहिए। जी। अगर शू लेसेस, बिना शू लेसेस वाला शू हो तो वो पहनना ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर कुछ भी काम करना आप बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी के ऊपर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर आपको पहले ऑलरेडी बैक पेन का कोई हिस्ट्री आ गया तो। उसके अलावा बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस 5 या 10 मिनट के होते हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस होते हैं। जब सवेरे उठते हैं बेड पे ही आप 10-15 मिनट के लिए कर सकते हैं सवेरे शाम, जिसकी वजह से आपकी बैक मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो जाती है। जी। थर्ड है, प्रेगनेंसी में पर्टिकुलरली आपको समझना चाहिए कि स्पाइन का फल्क्रम यहाँ पे होता है। जी। अगर यहाँ पे कैमरा दिखा सकते हैं तो स्पाइन का फल्क्रम यहाँ पे होता है। तो अगर यहाँ पे वजन 1 गुना से अगर यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा या वजन 1 गुना से 1 kg से बढ़ा तो स्पाइन के ऊपर लोड पड़ता है करीबन 4 kgs। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब चाइल्ड डिलीवरी होते हैं, जब लेबर प्रेगनेंसी होता है, ड्यूरिंग स्पेशली द 3rd ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग दैट टाइम स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। जी। तो इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट लेडीज़ को कि वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करें, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, केगल एक्सरसाइजेस कर रही है। तो आजकल ये काफ़ी कुछ पॉपुलर हो गई हैं। और जैसे डिलीवरी हो गया तो उनको और थोड़ा एक्टिवली होना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि बैक पेन हो रहा है तो बच्चे को उनको गोदी में नहीं उठाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस अगर फॉलो करेंगे तो बैक पेन नहीं आएगा। अगर ये नहीं करते तो हाँ, कुछ लेडीज़ है जिसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। जी। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज के जरिए जो है ये परेशानी जो खवातीन में पेश आती है डिलीवरी के बाद वो नहीं आएगी। राइट। अच्छा, हम यहाँ पर स्लिप डिस्क की बात कर रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी सारी गुफ्तगू जो हो रही है, पूरा मौजूद हमारा क्योंकि स्लिप डिस्क है। अब मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर असजद आपसे कि अगर हम कुछ इस तरह की एहतियाती तदाबीर जो कि प्रिकॉशनरी जो हमारे स्टेप्स हैं उनका ध्यान रखें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी? वो कौन कौन से इस तरह की हमारे मतलब केयर की कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको ज़रा सा शेयर कीजिए यहाँ पर प्लीज़। जी, अगर हम जो वज़न उठा रहे हैं वो सही तरीके से उठाएं, या फिर अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं जो झुक के कर रहे हैं वो भी सही तरीके से करें जी। और जैसा कि और डॉक्टर शरद ने बोला कि हम जो कोशिश करें कि आगे झुक के लेस ना करें। अगर ये सारे प्रिकॉशंस हम फॉलो कर रहे हैं ओके, और नॉर्मल जितनी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए, कार्डियोथोरैकिक एक्सरसाइजेस, चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, अगर ये सब करते रहें, साथ में हम शरीर को भी स्वस्थ रखें और अपना वजन कुछ हद से ज़्यादा ना बढ़ाएं, तो फिर ये सारे प्रिकॉशन लेने के बाद चांसेस कम हो जाते हैं स्लिप डिस्क होने के आगे। राइट। इन चीज़ों का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। कहा जाता है कि किसी भी मर्ज़ का ताल्लुक़ दिमाग से बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी आपको परेशानी है, अगर आप उसे माने तो दिमाग, आपका जो माइंड है
फ़ौरन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर स्लिप डिस्क की जैसे बात हो रही है, अभी मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर पी शरद चंद्रा आपके पास कि स्लिप डिस्क का जो ताल्लुक़ है, ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे किस तरह से है? क्या अगर एक बार स्लिप डिस्क की परेशानी बढ़ गई है तो क्या वो मेमोरी पे भी इसका असर पड़ सकता है, या फिर जो पैरालिसिस है उसके भी होने के चांसेस रहेंगे? डॉक्टर चंद्रा जी देखिए, स्लिप डिस्क से जो पैरालिसिस हो सकता है वो बहुत ही रेयर है। अच्छा। लेकिन पॉसिबिलिटी है। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूडेड डिस्क जी। तो कभी कभी हम देखते हैं कि लेबर में मैनुअल लेबरर्स जो बहुत ही एक्सट्रीम हेवी वेट्स उठाते हैं, उनका वो हिस्ट्री देते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट किया, बहुत जितना नहीं उठाना चाहिए था, सडनली उनको पीठ के अंदर से एक आवाज़ आया ठक करके जी, उसके बाद बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, उसके बाद उनका पाँव जो है पंजे नीचे हो गए हैं जी, और पेशाब में उनका कंट्रोल खत्म हो गया है जी। तो ये एक टिपिकल सिम्टम ऑफ एक्सट्रूडेड डिस्क है जो एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है जी, जब मरीज कभी भी एक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स के साथ आता है, जैसे कि पंजे नीचे हो गया या कोई भी जगह है जहाँ पे सेंसेशन नहीं पता चल रहा है या यूरिन का कंट्रोल खो गया है, ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होता है। यहाँ पे तुरंत सर्जरी कर देना। कितने दिन में सर्जरी होना जरूरी है? ये भी तुरंत, तुरंत का मतलब सेम डे करना? जैसे ही मरीज कैजुअलिटी में पहुंच गया सिम्टम से, तो उसी दिन बल्कि उसी रात क्या नतीजा हो सकता है उसका अगर नहीं करते हैं, मतलब ऑपरेशन नहीं अगर आप नहीं करते हैं तो उनका वीकनेस इंप्रूव नहीं होगा, पेशाब में कंट्रोल इंप्रूव नहीं होगा, पूरी जिंदगी तक वो बिल्कुल परेशानी बढ़ती चली जाएगी, कुल मिला के बढ़ती जाएगी और वो बिल्कुल अपाहिज हो जाएगा जी। लेकिन आप कर देंगे तो कम्प्लीटली क्यूरेबल है, मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। और ऑपरेशन भी बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा ऑपरेशन है जी। ठीक है जी। और ब्रेन से ताल्लुक जो आप बता रहे हैं उसको जरा सा एक्सप्लेन करें प्लीज, किस तरह से इसका ब्रेन से ताल्लुक है? देखिए, स्टडीज में ये दिखाया गया कि क्रॉनिक बैक पेन की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। ये बहुत दोनों काफी रिलेटेड है और दोनों इंटरट्वाइंड है। क्योंकि आपको पेन होता है, आपको डिप्रेशन होती है जी। जब डिप्रेशन होती है तो आपका पेन थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेन भी बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत सारे बैक पेन में हम थोड़ा सा हल्की डोज में एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इनका डुअल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है। डुअल मतलब दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, दो तरीके के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। एक तो है कि वो डायरेक्टली पेन का थ्रेशोल्ड कम कर सकता है जी। दूसरा है उनका डिप्रेशन भी कम करेगा, जिसके वजह से उनका पेन का थ्रेशोल्ड मतलब पेन को सहने की जो ताकत है जी, वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए क्रॉनिक बैक पेन और डिप्रेशन से बहुत ताल्लुक है, बहुत इंटीमेट ताल्लुक है। और हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं बहुत सालों से उनका बैक पेन चल रहा है, उन्होंने अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं करा है, वो बहुत ही डिप्रेस्ड भी होते हैं, उनको हर तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कभी कभी साइकियाट्रिस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है जी, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए। अच्छा, यहाँ पर तो घर वालों की भी जरा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो भी अच्छे से ख्याल रखें, उन्हें प्यार से डील करें, उन्हें समझाएं कि किस तरह से ट्रीटमेंट जरूरी है अगर वो नजरअंदाज कर रहे हैं इन चीजों को जी। बिल्कुल, इनसे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, देखा गया ऐसा। एक चीज और एक परेशानी और आजकल दरपेश आ रही है डॉक्टर खरे, आपसे ही जानना चाहेंगे कि बहुत से जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, अगर उनको ये मसला पेश आ जाता है, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स कुछ पेन किलर्स तो देते ही हैं और बेड रेस्ट भी कहीं ना कहीं बताते हैं, लेकिन बेड रेस्ट लेते नहीं ये नौजवान नस्ल जो है, तो वो कितना ज़रूरी है? देखिए, जब शुरू में दर्द होता है, एक्यूट पेन हो रहा होता है, तो बेड रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेड रेस्ट करने से अगर हम सीधा लेटे रहेंगे तो हमारी जो साइड की मांसपेशियां हैं उनको भी आराम मिलता है, वो रिलैक्स करती हैं, जो मसल स्पैज़म है वो थोड़ा कम होता है। तो बेड रेस्ट करने से, मसल रिलैक्सेंट्स लेने से, पेन किलर्स लेने से, सिकाई करने से ये सारा मसल स्पैज़म कम होगा तो पेन भी थोड़ा कम होगा और वो बहुत ज़रूरी भी होता है जी। ओके जी। इसमें एक चीज़ और ऐड कीजिए डॉक्टर राहुल खरे, जैसे कि जिक्र शुरू में हुआ है खाने पीने का, खाने पीने के अगर चीज़ें का ख्याल नहीं रखा गया तो जिस्म पे पूरा तरह से उसका असर पड़ता है, पूरी तरह से पड़ेगा। यहाँ पर हम बात जैसे कर रहे हैं विटामिन डी और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे बोन को हेल्थ देती हैं, उन चीज़ों को जैसे मिल्क है या कुछ और भी कैल्शियम वाली चीज़ें हैं, उनका सही से ना लेना, सब्जियों का ना लेना, क्या वो भी एक रीज़न हो सकता है, वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो उसको किस तरह का ख्याल रखें, क्या क्या चीज़ें लें खाने में, थोड़ा सा इसका भी ऐड कीजिए। खाने पीने का हमें यह ध्यान रखना है कि देखिए हर मील एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए जी। उसमें सही मात्रा का कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सभी होने चाहिए जी। और खाना पीना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे पहले भी बताया है कि वज़न अगर शरीर का ज़्यादा बढ़ेगा तो कमर का दर्द होएगा ही होएगा, कभी ना कभी आगे जाके होगा जी। अगर उसमें विटामिन डी, कैल्शियम नहीं होगा
विटामिन डी हम सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है, विटामिन डी की कमी है शरीर में, तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो फिर से कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है स्पाइन, जो कि बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती है और कमर का दर्द। सर मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, सॉरी, क्योंकि एक कॉल आ गई है आपसे, कोई कॉलर बात करना चाहता है। हेलो 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 जी बताइए, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया। बताइए अपना सवाल। हाँ, मुझे मैं 74 ईयर एज है, कीर्ति। हेलो जी जी आपकी आवाज़ मिल रही है हमें, बताइए अपना सवाल। हाँ, मेरा नाम कीर्ति है। जी जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ जी। और डॉक्टर राहुल खरे से क्वेश्चन है। ओके ओके ओके। मेरे बैक एक बहुत रहता है, ओके स्पेशली मॉर्निंग में। जी। और देखिए 74 की एज है, कमर का दर्द होता है, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि एज रिलेटेड पोस्ट मेनोपॉजल प्लस सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हड्डियों का कमज़ोर होना, महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरा एज की वजह से ही थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं, स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, जो रीढ़ की हड्डियों के जो जोड़ हैं उनमें भी आर्थराइटिस हो सकती है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं, कॉमन चीज़ें। तो इसके लिए मैं इनको सुझाव दूंगा कि वो एक अगर बहुत लंबे समय से दर्द चल रहा है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, ताकि उनकी जांच हो सके, विटामिन डी की जांच हो सके, बीएमडी डेक्सा स्कैन हो सके, एक्सरे हो सके, और उससे फिर पता चल जाएगा कि क्या कारण है और फिर उसका इलाज हो सकेगा। यहाँ पर कीर्ति साहब बहुत अच्छे से डॉक्टर राहुल खरे ने आपको बताया है, और उम्मीद है बहुत सारी बातें आपको जो बताई हैं डॉक्टर साहब ने वो समझ में आई होंगी। और हमारी भी रिक्वेस्ट है, हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, एज भी है उसका भी ख्याल रखिएगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर डॉक्टर राहुल खरे आप बता रहे थे विटामिन डी के बारे में, तो कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। हाँ, तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। तो अगर किसी में विटामिन डी की कमी होती है तो फिर वो कैल्शियम आप चाहे डाइट से हो चाहे सप्लीमेंट्स हो, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और उसकी वजह से हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए जो हम नॉर्मल बात कर रहे थे खान पान की, एक बैलेंस्ड मील होना ज़रूरी है। प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन डी, ये खान पान में होना बहुत ज़रूरी है। जी जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना, जिसे नज़रअंदाज करना अपने जिस्म के साथ मतलब ठीक नहीं करना है। इनका ख़ास ख्याल रखिए और जो खाने की चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लाइए। डॉक्टर शरद, यहाँ हमने स्लिप डिस्क से जुड़ी काफ़ी बातें की हैं, अब ज़रा ये भी जान लेना ज़रूरी है कि बहुत से जो स्लिप डिस्क के मरीज़ होते हैं उन्हें सर्जरी की सलाह दी जाती है, तो क्या इससे पहले कि मैं ये सवाल आपसे पूछूं, एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो मैम, नमस्ते। मैं मनोज बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। जी मैम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी जी बताइए। मेरे बैक बोन में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कमर के पास ना से लेके बैक बोन में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। जी जी जी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम? अच्छा डॉक्टर शरद। जी जी, ये जो बता रहे हैं ना कमर से नीचे तक दर्द हो रहा है, तो इनको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। इसका मतलब है शायद एक डिस्क जाके नसों के ऊपर दबा रहा है जिसकी वजह से रेडिकुलोपैथी हो रही है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि 80% 90% ऑफ रेडिकुलोपैथी मेडिकल थेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा के, न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पाइन सर्जन को दिखा के इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। और ये जानना ज़रूरी है कि 80 to 90% ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ही हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। जी जी, आपकी एक क्वेश्चन थी, मैं भूल रहा हूँ आपने क्या पूछा मेरे से। जी, इनको दर्द है, बैक पेन है काफ़ी दिनों से। इसके पहले आपने मेरे को एक प्रश्न किया था, उसके बाद जी जी जी, पहले तो हम मनोज जी आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमारे प्रोग्राम से जुड़कर एक अपना सवाल हमसे साझा किया, शुक्रिया आपका। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो स्लिप डिस्क के मरीज हैं उनका सर्जरी ही एक इलाज है या फिर दवाओं से भी वो ठीक हो सकते हैं?
देखिए सर्जरी के कुछ इंडिकेशंस हैं, अगर ये सिम्टम्स हैं तो फिर हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। सबसे पहला है कि बहुत ही सिवियर पेन, मतलब मरीज चीख रहा है कि मेरे को बहुत सिवियर पेन हो रहा है, मेरी सर्जरी कर दो, और हमने MRI में देखा है कि काफ़ी बड़ी डिस्क है जिसके वजह से दबाव पड़ रहा है, तो ये एक खास इंडिकेशन है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब कोई नसों की कोई कारण के वजह से। हाँ, ये बात मुकम्मल आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक कॉलर जुड़ रहे हैं जी। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है जी? हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल डॉक्टर राहुल खरे से है। जी जी, बताएं। जी डॉक्टर राहुल खरे, अगर किसी महिला को अगर स्लिप डिस्क हो जाती है तो ताउम्र जो है, मतलब कोई इसके ऑपरेशन कराना पड़ता है या फिर कुछ रेस्ट वगैरह करने से जो है ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, या ऑपरेशन इज द ओनली सॉल्यूशन? हम लोग इसी बात पे अभी चर्चा चली रही थी कि स्लिप डिस्क की, जैसे पहले भी बताया गया है कि हमें देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी डिस्क है, कितने समय से परेशानी चल रही है। ज़्यादातर लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है कि उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। ज़्यादातर लोगों को दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से, फिज़ियोथेरेपी से आराम मिल जाता है। थोड़ा सा उनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ती हैं। और जिन लोगों को अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिल रहा है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो गया है और वो उनको दर्द नहीं जा रहा है, दर्द बना हुआ है, या उनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो गए हैं, पैर में सुन्नपन आ गया है, या पैरों में वीकनेस आ गई है, या पेशाब का होना महसूस नहीं हो रहा है, कंट्रोल ख़त्म हो गया है, तो इन कंडीशंस में फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी, तो डॉक्टर खरे ने जो जवाब दिया है ऋचा जी, उनके जवाब से आप मुतमईन होंगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरत, आप अपनी बात मुकम्मल करें, और साथ ही डॉक्टर सरत यहीं के यहीं एक पैगाम भी हम लेना चाहेंगे, आपकी बात जब मुकम्मल हो जाएगी, कि स्लिप डिस्क के मरीज़ अगर कोई हैं या उससे बचा जा सके पहले ही, उसके लिए क्या करना चाहिए। अपने पैगाम के साथ अपनी बात मुकम्मल करें। जी जी जी, जैसे हम सर्जिकल इंडिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, डॉक्टर राहुल ने अच्छी तरह बता दिया कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, वो भी एक है जहाँ पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं। और आजकल एक और इंडिकेशन है, लगभग हम देख रहे हैं कि लोग अपना काम छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि वो बेड रेस्ट करे तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता उनको छुट्टी मिलने में बहुत मुश्किल होती है, पर्टिकुलरली जो IT प्रोफेशनल्स है जिनको बहुत लंबे तौर पर काम करना है। तो अगर उनको पेन है तो जल्दी से अगर उनको पेन रिलीफ देना है, वो भी एक इंडिकेशन आजकल बन रहा है कि हम एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कर रहे हैं, जहाँ से बहुत ही छोटी इंसिशन से ही हम लोग डिस्क को निकाल देते हैं, एंडोस्कोप ज़रिए या माइक्रोस्कोप ज़रिए। तो इसमें नेक्स्ट डे इटसेल्फ मरीज चल सकता है, अपने 1-2 दिन में अपने काम पे वापस जा सकता है। और दूसरा एक्सट्रीम में अगर बहुत बड़ा डिस्क हो गया, जहाँ पे मतलब बहुत सीवियर डेफिसिट हो गया, उसमें भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर सरत, आपको फिर रोकना पड़ रहा है क्योंकि कॉल्स काफ़ी आ रही हैं और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। हेलो 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 जी, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी, मैंने फोन किया था ना। जी जी, घुटनों के लिए, घुटनों हड्डियों का दर्द है। अच्छा, घुटनों में दर्द है। वैसे हाँ, मैंने फोन किया था ना, डॉक्टर चंद्रा इस वक्त कर रहे हैं ना। जी जी जी, तो आप अपने टीवी की थोड़ा वॉल्यूम कम करें ताकि हमें आपका सवाल साफ सुनाई दे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात, मैं वॉल्यूम कम कर दूंगा। जी जी जी, बताएं। हाँ, क्या? जी बताइए। घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द। जी जी जी, जो राइट घुटना है ना, इलाज कर रहा हूँ यहाँ पे, दवाई खाता हूँ, उसको मैं बोलूंगा ना। तो हम आपकी डायरेक्ट डॉक्टर साहब से ही बात करा देते हैं, डॉक्टर खरे। अच्छा, हाँ जी, घुटनों का दर्द है और आपकी उम्र 74 साल है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, जो कि उम्र की वजह से हो जाती है। उम्र की वजह से जोड़ खराब हो जाते हैं। आप वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए जम्मू में, वो एक्सरे करेंगे। साहब एक बात सुनिए, मैं गया था, डॉक्टर अजय पंडिता है यहाँ एक डॉक्टर, तो उसने कैप्सूल दे दे, वो जॉइंट ऐसी है ना, जॉइंट C2। हाँ जी हाँ जी, वो आपको हाइपो चार्ट क्या बोलते हैं उसको, हाइपो चार्ट। जी हाँ, वो दवाइयाँ आती हैं जिससे कि जोड़ को ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन 74 साल की उम्र में मुझे उम्मीद नहीं है कि वो दवाइयाँ ज़्यादा असर करेंगी,
क्योंकि अब जोड़ ज़्यादा ख़राब हो चुके होंगे। एक्सरे करा लीजिए और हो सकता है कि आपको अगर अच्छा रिलीफ चाहिए, पूरा रिलीफ चाहिए, तो आपको जोड़ बदलवाने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जी जी, जो जैसे कि डॉक्टर खन्ने ने आपको बताया कि आप एक्सरे कराइए, हो सकता है कि ऑपरेशन की जरूरत पेश आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर खन्ने, यहीं के यहीं हम आपसे चाहेंगे कि आप अपना पैगाम भी दे दीजिए, क्योंकि वक्त मुख्तसर है। थोड़ा सर्जरी के बारे में बताइए, अगर सर्जरी से लोग जैसे डरते हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सर्जरी, स्लिप डिस्क की सर्जरी कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है। डॉक्टर चंद्रन ने बताया कि अगर एक आध लेवल की डिस्क हो तो उसको माइक्रो डिस्केक्टमी से, माइक्रोस्कोप के ज़रिए छोटे से चीरे से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। डिस्क पिचक के बाहर आ गई है, हमें इस डिस्क को सिर्फ हटा देना है वहाँ से, ताकि नस के ऊपर से दबाव हट जाए, और इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग आजकल जल्दी से वापस ठीक हो जाते हैं, काम पे जाते हैं। जी डॉक्टर सरत, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम रहेगा आपका? मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्क के ऊपर लोगों को बहुत डर होता है। जैसे स्लिप डिस्क सुनते हैं वो सोचते हैं कि ऑपरेशन करना चाहिए, ये सही नहीं है। 70-80% में अगर आप सही लाइफस्टाइल करेंगे, सही तरीके से अपना स्पाइन का देखभाल करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप रिवर्स कर सकते हैं और काफ़ी हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं। हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं। डॉक्टर असजाद, आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्लिप डिस्क से पहले तो आप प्रिकॉशन लेके कोशिश करिए कि वो ही ना। तो अगर आप अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे, व्यायाम अच्छे से करेंगे, अपना पोस्चरिंग ठीक रखेंगे, तो ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आगे जाके होने का भी कम डर रहेगा। तो जितना चाहे हो सके आप इनसे बच के रहेंगे तो बेहतर रहेगा। जी, बहुत खूब। जैसे कि तीनों ही एक्सपर्ट्स ने, फरहान अभी बताया है कि वही कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से ही चीज़ों पर ध्यान दे लें, बच जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे चलते चलते कि आप खान पान को लेकर, डाइट को लेकर भी थोड़ा सा कुछ बताएं डॉक्टर असजाद आपसे। जी, डाइट में एक तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा पहले कि प्रॉपर डाइट होना चाहिए, जिसमें कि सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी एंड कैल्शियम सब कुछ होना चाहिए डाइट में। और डाइट प्रॉपर लेने के बाद भी हमारी जो इंडियन डाइट होती है जनरली उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत सारे न्यूट्रिशन, सारे प्रोटीन्स वगैरह डाइट में होने चाहिए। इसी के साथ एक कॉलर और चलते चलते जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल कीजिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरा नाम सलीम है, बेंगलोर से पूछ रहा हूँ। जी बताइए। हेलो। जी, हम सुन पा रहे हैं, बताइए। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। मैं सलीम बोल रहा हूँ बेंगलोर से। जी सलीम जी, मेरा छोटा सा सवाल है, विटामिन डी कितने मिनट तक लेना चाहिए और कितने बजे लेना चाहिए? जी डॉक्टर सरत, आप थोड़ा बताएं। जी देखिए, सबसे पहले ब्लड का लेवल करना चाहिए। अगर विटामिन डी कम है तो नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि हफ्ते में एक बार 60,000 यूनिट्स करीबन 4 या 6 हफ्ते तक लें और दोबारा ब्लड लेवल रिपीट कर लें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा विटामिन डी लेते हैं तो ये भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हाइपर विटामिनोसिस डी भी टॉक्सिसिटी, मतलब उससे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप उतना ही विटामिन डी लें जितना आपका ज़रूरी है और जितना अच्छी तरह करेक्ट हो जाए। जी 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 जी, सलीम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि तीनों ही डॉक्टर्स ने की जो राय है वो एक ही रही है कि तर्ज ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए और आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आप तीनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अहम जानकारी हमारे नाजरीन को फराहम करने के लिए शुक्रिया। तो नाजरीन, जैसा कि आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहा, बहुत सारे कॉलर्स भी हमसे जुड़े और हमारा यही मकसद रहता है कि आपकी बात सुने, आपके सवालात सुने और उनका जो हल है वो आप तक पहुंचाएं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। तो यहाँ मैं चलते चलते यही कहूँगी, अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमें जल्दी से ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, hello.drdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जाने हैं। रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। हमेशा सीधा बैठे और कमर को सपोर्ट दें। ज्यादा देर तक झुककर बैठने से गुरेज करें। भारी वजन उठाते वक्त झुकने के बजाय घुटनों को मोड़कर वजन उठाएं। रोजाना की बुनियाद पर कमर और पीठ के मसल्स मजबूत करने वाली वर्जिशें करें, जैसे प्लैंक या स्ट्रेचिंग। ज्यादा वजन रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाल सकता है, इसलिए वजन को मुतवाजिन रखें। ऊंची एड़ी के जूते या गैर आरामदेह जूते इस्तेमाल ना करें। ऐसे जूते पहने जो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट दे। अगर आप देर तक बैठकर काम करते हैं तो हर आधे घंटे बाद वक्फा लें और खड़े होकर जिस्म को स्ट्रेच करें। ऐसा गद्दा इस्तेमाल करें जो न ज्यादा सख्त हो न ज्यादा नरम, ताकि रीढ़ की हड्डी को मुनासिब सपोर्ट मिले।